सीआईआरपी यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको सीआईआरपी कहते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द सीआईबी एबीएम। तो मेक श्योर करना कि इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना, बिकॉज ये वीडियो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके दे सकती है इन द सीआईबी एबीएम एग्जाम। एंड आल्सो बैंक प्रमोशंस के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सो एंड तक गो थ्रू करना। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। सो इट्स अबाउट द सीआईआरपी। तो सीआईआरपी एक्चुअल में होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर लेट से जो फॉर्मल आपके स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं रिलेटेड टू रीपेमेंट करने के लिए, अब आपकी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, तो आप उसको लिक्विडेट करते हो, अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो, राइट। एंड इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स को हम गो थ्रू कवर करने वाले हैं अंडर द केस ऑफ द सीआईआरपी। सो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीआईआरपी? सबसे पहली चीज है कि हमने एसेट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग करते हुए हम उनको मैक्सिमाइज वैल्यू देना चाहते हैं, उनकी वैल्यू को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। सेकेंड थिंग इट्स रिलेटेड टू वी वांट टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि अगर वायबल बिजनेसेस हैं तो अपने ऑपरेशंस को वो चलाते रहे, एंड फर्दर कोई वायबल प्लान लेकर के आएगा, रेजोल्यूशन प्लान लेकर के आएगा, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प। सो एंटरप्रेन्योरशिप को भी हेल्प मिलती है। एंड थर्ड इट्स रिलेटेड टू एंश्योर टाइमली रेजोल्यूशन, यानी कि काफी स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है इसके तहत, 180 डेज, 270 डेज, 330 डेज की, ताकि वैल्यू इरोजन ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कॉर्पोरेट है जिसे आपने रिकवरी करवानी है, कहीं ये ना हो उसकी वैल्यू इरोड हो जाए विद टाइम एंड फर्दर आपको प्रॉपर वैल्यू ना मिले। फर्दर वी वांट टू बैलेंस द स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, यानी कि क्रेडिटर्स को, इंप्लॉयर्स को, बाकी जो पार्टीज हैं उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉर्पोरेट अकेला नहीं बनता, कॉर्पोरेट में मल्टीपल लेवल की पार्टीज होती है। फर्दर वी वांट टू प्रिवेंट द अननेसेसरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन लास्ट रिजॉर्ट रहेगा अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, तो अगर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई सिर्फ तभी हम लिक्विडेशन करेंगे, अदरवाइज लिक्विडेशन नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू ट्रिगर द सीआईआरपी? किस बात पर ट्रिगर होगा ये सीआईआरपी, उसके बारे में जानते हैं। देखो, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट रखा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज फिक्स्ड एट ₹1 करोड़, यानी कि अगर मिनिमम डिफॉल्ट जो है वो 1 करोड़ का हो जाता है, उसके केस में आप उसे लेकर के जा सकते हो अंडर द प्रोसेस ऑफ द सीआईआरपी, राइट। एंड डिफॉल्ट बेसिकली क्या रहेगा? रिलेटेड टू नॉन पेमेंट, लेट से कोई डेट था उसको ड्यू हो चुका था एंड पेएबल था, उसको रीपे नहीं किया गया। डेट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, एंड वो ड्यू होना चाहिए, पेएबल होना चाहिए, एंड नॉट पेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर ने उसे को पे नहीं किया है। अगर एक बार डिफॉल्ट हो गया तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, ये तीनों एनसीएलटी में जा सकते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं सीआईआरपी के प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, राइट। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन इनिशिएट कर सकता है सीआईआरपी को? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सीआईआरपी है सेक्शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर भी स्टार्ट कर सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 9 के तहत, एंड कॉर्पोरेट डेटर खुद से भी इसको स्टार्ट कर सकता है अंडर द सेक्शन 10। ना यहां पर ना थोड़ी सी पार्टीज को समझने की कोशिश करो। कॉर्पोरेट डेटर बेसिकली वो कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है जिसने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में जाना है, जिसको हम सीडी या कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर की अगर बात करते हैं तो वो क्रेडिटर है, राइट, जिसने बेसिकली सीडी को पैसा दिया था, कॉर्पोरेट डेटर को पैसा दिया था गुड्स के लिए या सर्विसेज के तौर पर, और उसने पैसा लेना है, राइट। दैट्स बेसिकली द ऑपरेशनल क्रेडिटर, लाइक सर्विसेज दी थी ना जिसने, उसने बेसिकली पैसा लेना उससे। और फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है जिसने फाइनेंशियल डेप्ट दिया था, लोन दिया था, एडवांस दिया था, राइट। वो फाइनेंशियल आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिटर, नॉट डेटर, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा, राइट। सो एक होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरे होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, एंड थर्ड इज अ सीडी जो स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसेस ऑफ सीआईआरपी को। अब ओवरव्यू देखते हैं कि सीआईआरपी का ओवरफ्लो क्या होता है, क्या बेसिकली वर्क फ्लो रहता है। सबसे पहले चीज है कि एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, क्रेडिटर या डेटर इटसेल्फ जो है वो सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को एनसीएलटी के पास, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास चली जाएगी सबसे पहले एप्लीकेशन की, भाई हम अपना ये केस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रूफ साथ में देंगे। एंड फिर उसके बाद एनसीएलटी केस को एडमिट कर लेगा, चेक करने के बाद, और एक आईआरपी यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगा। नाउ वंस द आईआरपी इज अपॉइंटेड, उसके बाद लीगल प्रोटेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, सभी प्रोसीडिंग जो भी चल रही होंगी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट उनको फ्रीज कर दिया जाएगा, एंड द मॉरिटोरियम विल बी डिक्लेयर्ड। एंड फोर्थ रहता है कि
क्रेडिटर क्लेम्स अपने सबमिट करेंगे एंड उनको वेरीफाई किया जाएगा एंड सीओसी यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ प्रोसेस तेज लग रहा है ना, तो डोंट वरी, हम सभी चीजों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वर्क फ्लो से रिलेटेड, सो डोंट जस्ट वरी, राइट? वी आर नॉट इन हेस्ट। एंड फिफ्थ इट्स रिलेटेड टू कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो बिड्स इनवाइट करेंगे एंड प्रपोजल्स को इवेल्युएट करते हैं, जिसके साथ इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट को सस्टेन किया जा सकता है या फिर वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। एंड फर्दर, अगर मान लो कोई रेजोल्यूशन प्लान परमिट नहीं होता है तो उसके केस में लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी, एनसीएलटी अप्रूवल दे देगा, या फिर या तो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल मिल जाएगी, या फिर अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान साबित नहीं हुआ, सही नहीं बैठा, तो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी, राइट? ये कंप्लीट 6 स्टेप्स में आप समझ सकते हो कि क्या सीआईआरपी का एक वर्क फ्लो है। बाकी हम इन डिटेल अभी बात करने वाले हैं। सो इट्स रिलेटेड टू द आईसीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ आईसीडी इज अ इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब ये डेट काफी ज्यादा क्रिटिकल है। एनसीएलटी बेसिकली क्या करती है, सीएआरपी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया एंड फर्दर वो बन जाती है आईसीडी। जिस दिन आपकी एप्लीकेशन एनसीएलटी ने एडमिट कर दी है वो बन जाएगी आईसीडी, डेट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बन जाती है, राइट? सो एंड फॉर द जितने भी स्टेचुटरी टाइमलाइंस होती हैं वो आईसीडी के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती हैं, एडमिशन डेट से कैलकुलेट की जाती है। एंड ये डेट डिटरमाइन करती है लुक बैक पीरियड को, ताकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अवॉइड बेसिकली की जा सके, राइट? एंड फर्दर एक क्लॉक स्टार्ट कर दी थी कि 180 डेज में हमने रेजोल्यूशन जो है उसे स्टार्ट करना है। तो दैट्स द केस रिलेटेड टू, एंड ये काफी ज्यादा क्रिटिकल डेट है। दिस इज सेड टू बी आईसीडी, दैट इज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। फिर बात आती है रिलेटेड टू मॉरेटोरियम। नो, मैंने आपको बताया था कि मॉरेटोरियम लग जाता है जैसे एप्लीकेशन लग गई, एप्लीकेशन लगने के बाद आईआरपी को अपॉइंट कर दिया जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया जाएगा एनसीएलटी के द्वारा, एंड फिर मॉरेटोरियम लगा दिया जाता है। मॉरेटोरियम के दौरान कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। जितना भी सूट चल रहे थे, लीगल एक्शन चल रहे थे कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट, उन सभी के ऊपर स्टे मिल जाता है। कोई एनफोर्समेंट या रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल पाएंगी किसी भी कानून के तहत मॉरेटोरियम के दौरान। एंड थर्ड है, कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि कॉर्पोरेट डेटर अब अपने किसी भी एसेट को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उनके ऊपर चार्ज क्रिएट नहीं करवा सकता, या किसी और को एसेट नहीं दे सकता, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। एंड नो सिक्योरिटी एनफोर्समेंट, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। यानी कि लेट्स से किसी भी कानून के तहत आप सरफेसी हो गया, कोई भी कानून हो गया, डीआरटी हो गया, किसी के भी तहत आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपकी सिक्योरिटी एनफोर्समेंट रुक जाएगी। एंड गोइंग कंसर्न ऑपरेशंस, यानी कि बिजनेस जो होता है कॉर्पोरेट डेटर का, वो चलता रहता है, ठीक है, ताकि एंटरप्राइज की वैल्यू बनी रहे। ये ना हो कि एंटरप्राइज की वैल्यू जीरो हो जाए या खत्म हो जाए, इरोड हो जाए, तो वो चीज चलती रहती है। दैट्स अबाउट द मॉरेटोरियम। जब मॉरेटोरियम यहां पर चालू किया जाता है, शुरुआत होती है, उस टाइम पर ये चीज रहती है। सो जब आईसीडी आ गया उसके बाद मॉरेटोरियम जो है वो शुरू हो जाता है, एंड एनफोर्समेंट जो होती है वो रुक जाती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कॉर्पोरेट डायरेक्टर के, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। जो मैनेजमेंट के राइट होते हैं वो आईआरपी के पास चले जाते हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चले जाते हैं। एनसीएलटी ही इस आईआरपी को बेसिकली अपॉइंट करता है। आईआरपी कॉर्पोरेट डेटर के ऑपरेशंस को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, उनका कंट्रोल ले लेता है। एंड फर्दर आईआरपी जो है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी देता है कि क्लेम्स हमें सबमिट करो भाई, ठीक है। और टाइमलाइन भी होती है इससे रिलेटेड की बेसिकली अपॉइंटमेंट जो होती है ना, जैसे अपने एप्लीकेशन सबमिट हो गई एक बार एनसीएलटी में, उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर आप बेसिकली आईआरपी को अपॉइंट कर देते हो। एंड जैसे ही आप सीओसी को कंस्टिट्यूट करते हो, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपने सीओसी की यानी कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की एक मीटिंग भी करनी होती है, राइट? दैट्स अबाउट इट। अब मैनेजमेंट सस्पेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब जब आपने आईआरपी को अपॉइंट कर दिया तो कॉर्पोरेट डेटर का जो मैनेजमेंट वाला फंडा है ना, कॉर्पोरेट डेटर का, वो खत्म हो जाएगा। आईआरपी टेक ओवर कर लेगा उस चीज को, डे टू डे ऑपरेशंस, एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी डिसीजन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सभी को टेक ओवर कर लिया जाएगा बाय द IRP. Now let's have a look at the key parties of the CARP. CARP में कौन सी की पार्टीज है, इनके बारे में ना वन बाय वन हम समझेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज है। डोंट वरी अबाउट इट, राइट? सो वी आर हैविंग द कॉर्पोरेट डेटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब ये 4 पार्टीज तो आपको पता लग गई हैं। कॉर्पोरेट डेटर पता लग गया आपको, राइट? एंड इसके अलावा आई टोल्ड यू अबाउट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आल्सो, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बारे में भी आपको जानकारी दी, और आईआरपी जिसको
एनसीएलटी ने बेसिकली अपॉइंट किया था विद इन 14 डेज, राइट, उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। अब इसके बाद ये जो पार्टीज हैं, इसमें मैंने आपको एक बताया अभी तक, बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में बताया, यानी कि जो क्लेम्स अपने सबमिट करते हैं वो है। एंड सिक्स वन इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आईबीबीआई। अब ये क्या चीजें होती हैं एंड लिक्विडेटर क्या होता है, सब चीजों के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। सो सबसे पहले बात आती है कॉर्पोरेट डेटर के बारे में, यानी कि वो एंटिटी जिसके खिलाफ आप जा रहे हो या वो खुद जा रहे हैं, राइट, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, रेजोल्यूशन प्रोसेस चाहता है, सो दैट्स द कॉर्पोरेट डेटर। ऑब्लिगेशन क्या है कि इसको पूरा कॉपरेशन करना होता है आईआरपी के साथ, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है या आरपी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, उसके साथ पूरा इसको कॉपरेट करना है, जो भी बुक्स रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करने हैं एंड सभी डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई करना, दैट्स अ कॉर्पोरेट डेटर। फिर आते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा उधार पर दिया, राइट, जैसे एनबीएफसी हो गए, बैंक हो गए, डिवेंचर होल्डर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, जिन्होंने पैसा उधार पर दिया था टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वो बन जाएंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर। जैसे कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट ने डेप्ट अपने डिबेंचर्स इशू किए, तो जो डिबेंचर होल्डर है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, राइट, वो क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है। तो दो आर द प्राइमरी लेंडर्स। फिर आती है सीओसी मेंबरशिप, यानी कि ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बनते हैं और इनके पास वोटिंग राइट होते हैं, जो कि इनके डेप्ट के साथ प्रपोर्शनल होते हैं। यानी कि आप कैटेगराइज कर दोगे कि ये भाई ये डिवेंचर होल्डर है, इनका इतना पैसा देनदार है, और ये कंपनी का एनबीएफसी का डेप्ट है, ये बैंक का डेप्ट है, और उनको वोटिंग राइट मिलेगा जो कि उनके डेप्ट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। एंड फर्दर इनका काफी ज्यादा, अब जब वोटिंग राइट मिल गए तो ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं। रेजोल्यूशन प्लान जो बनाया जाता है उसमें अप्रूवल को लेकर के ये पार्टिसिपेट करते हैं। सो दैट्स अबाउट द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फिर होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं जैसे मान लो कच्चा माल देने वाले बंदे हो गए, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली कच्चा माल दिया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया, सर्विसेज रेंडर करी, गुड्स सप्लाई करी, भाई ये अपना प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डिमांड नोटिस देते हैं किसको, डेटर को, कि भाई हमें पैसे दो हमारे, राइट। एंड 10 दिन का टाइम पीरियड का रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स पीरियड होता है कि 10 दिन में रिस्पॉन्स आएगा। एंड फिर उसके बाद अगर इनको पैसा नहीं मिलता तो सेक्शन 9 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई हमें भी पैसा नहीं मिला, हम इनके ऑपरेशनल क्या है, क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू एनसीएलटी इटसेल्फ। एनसीएलटी क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। अब यहां पर एप्लीकेशन आप देते हो और जैसे ही एप्लीकेशन दी जाती है तो 14 डेज के अंदर अंदर डिसाइड किया जाएगा कि ये सीआईआरपी के पेटिशन हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। एंड फिर उसके बाद एक मॉरेटोरियम जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। मॉरेटोरियम क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें नहीं करनी होती हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। एंड फिर आईआरपी को अपॉइंट करने का काम भी होता है, यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कौन करता है, एनसीएलटी करता है। एंड जो बाद में मान लो प्लान सबमिट किया जाता है ना बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा, जो रेजोल्यूशन प्लान दिए जाएंगे उनके ऊपर जो फाइनल मोहर है ना वो किसके द्वारा लगाई जाएगी, वो लगाई जाएगी एनसीएलटी के द्वारा। यानी किस तरह से समझो, यहां पर या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर है या फाइनेंशियल क्रेडिटर है या कॉर्पोरेटर है, इनमें से कोई एक बंदा जाएगा किसके पास, एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी अपॉइंट कर देगा आईआरपी को, और आईआरपी फर्दर क्या करेगा, आईआरपी फर्दर क्लेम्स मंगवाएगा, पब्लिक नोटिस देगा, और यहां पर जो भी क्रेडिटर्स हैं वो अपने क्लेम्स सबमिट करेंगे। एंड यहां पर फॉर्म कर दी जाएगी सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को फॉर्म कर दिया जाएगा, और फिर ये रेजोल्यूशन प्लान को रिव्यू करेंगे। एंड रिव्यू करने के बाद रेजोल्यूशन प्लान को फर्दर, ये रेजोल्यूशन प्लान जाता है एनसीएलटी के पास। तो अप्रूवल या रिजेक्शन जो होगा वो एनसीएलटी करता है अल्टीमेटली, राइट। एंड अगर तो अप्रूवल हो गया तो ठीक है, अगर ना अप्रूवल हुआ तो लिक्विडेशन का काम जो है स्टार्ट हो जाएगा, रे एनसीएलटी करता है। फिर बात आती है आईआरपी के बारे में, यानी कि इंटरिम जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना, इनके बारे में। नो, इमीडिएट अपॉइंटमेंट होती है बाय द एनसीएलटी। एनसीएलटी अपॉइंट कर देते हैं इमीडिएटली किसको, आईआरपी को इंप्लीमेंट कर देंगे, आईआरपी को बेसिकली अपॉइंट कर देंगे। आईआरपी टेक कंट्रोल कर लेता है मैनेजमेंट का, डे टू डे ऑपरेशंस का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सस्पेंड कर देता है, क्लेम्स को कलेक्ट करता है, सीओसी को गठित करता है, और साथ के साथ ऑपरेशंस को मैनेज भी करता है, जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ताकि जो वैल्यू है उस कॉर्पोरेट की वो कम ना हो जाए कहीं पर। ये काम काज किसके द्वारा किए जाते हैं, बाय द आईआरपी, दीज आर डन। फिर बात आती है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के बारे में। नाउ बेसिकली क्या है, जो आरपी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है,
एंड जो बेसिकली किसके द्वारा बनाया जाता है, लाइक जो सीओसी है वो आरपी को अपॉइंट कर सकती है, वो रेजोल्यूशन की तरफ चलती है। ये बेसिकली जो कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसको बनाने का काम करता है, जो भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है उनको इनवाइट इवेल्युएट करता है, ड्यू डिलिजेंस देखता है बीडर के हिसाब से, एंड सीओसी की मीटिंग्स को फैसिलिटेट करने का काम, डिसीजन मेकिंग का काम, और फाइल्स जो अप्रूवल करवानी होती है, ठीक है, विद रेजोल्यूशन प्लान विद एनसीएलटी, वो सारा काम किसके पास है, रेजोल्यूशन बेसिकली प्रोफेशनल के पास रहता है। देन इट्स रिलेटेड टू सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरह एक्ट करता है, ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है कॉर्पोरेट डेटर ऑपरेशंस के बीच में, क्रेडिट कमिटीज के बीच में, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच में, और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बीच में। देन इट्स रिलेटेड टू द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन होंगे पर्संस, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, एंड वो ही सीओसी फॉर्म करते हैं, एंड फर्दर ये आरपी को अपॉइंट करते हैं। यानी कि जो सीओसी होती है ना, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स होती है, बेसिकली वो फॉर्म की जाती है बाय द आईआरपी, लेकिन ये सीओसी डिसाइड करती है कि भाई हमने आईआरपी को ही, इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही हमने आरपी अपॉइंट करना है, या फिर कोई और नया पर्सन हमने आरपी अपॉइंट करना है। एंड फर्दर आरपी जो है वो जितने भी रेजोल्यूशन प्लान्स आते हैं उनके पास, राइट, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो जितने भी रेजोल्यूशन प्लान आते हैं उनको देखेगा, उनकी पड़ताल करेगा, उनकी जांच करेगा, उसके बाद अप्रूवल के लिए भेज देता है सीओसी के पास। एंड यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहता है 66% थ्रेशोल्ड है अगर आपने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल देना है, राइट। एंड फर्दर इट्स द अथॉरिटी रिलेटेड टू, ठीक है, कि लिक्विडेशन को एक्सेप्ट करना है, उसकी अथॉरिटी भी किसके पास है, कि रिकमेंडेशन करने की, नॉट एक्सेप्ट करने की, रिकमेंडेशन करने की अथॉरिटी जो है दैट इज आल्सो विद द सीओसी, वो भी जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है उन्हीं के पास है। लाइक मान लो कोई रेजोल्यूशन प्लान बन नहीं रहा तो आगे रिकमेंड करना पड़ेगा ना एनसीएलटी को, ठीक है, अगर तो रेजोल्यूशन प्लान नहीं बना तो रिकमेंड कौन करेगा, सीओसी करेगा, तो वो रिकमेंडेशन किसके द्वारा की जाती है, बाय द COC itself, right? So these are the work related to COC. Further resolution applicants. Now resolution applicants individual हो सकते हैं, कंपनीज हो सकती हैं, कंसोर्शियम्स हो सकते हैं, जो रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करते हैं कि किस तरह से इस कॉर्पोरेट डेटर को हम वायबल बना सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, राइट। एंड फर्दर ये होता है कि कोई विलफुल डिफॉल्टर नहीं बन सकता, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता, प्रमोटर नहीं बन सकता डिफॉल्टिंग कंपनी का, अगर किसी पर्सन का एनपी अकाउंट है वो नहीं बन सकता, अगर कोई कन्विक्टेड है, कोई कानून में कुछ चीज चल रही है, उनकी डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हैं, दे कैन नॉट बी द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। देन इट्स रिलेटेड टू लिक्विडेटर। नाउ लिक्विडेटर इज बेसिकली लाइक अगर फेलियर वाला सिनेरियो हो गया, लेट्स से सीओसी ने कोई प्लान को एक्सेप्ट ही नहीं करा, या सीओसी ने जो प्लान दिया था वो अप्रूव नहीं हुआ, तो उसके केस में लिक्विडेशन बेसिकली दे दी जाती है, एक इजाजत दे दी जाती है एनसीएलटी के द्वारा, राइट। अब इस केस में ये रहता है कि अगर ये फेलियर हो गया, राइट, अगर रेजोल्यूशन प्लान अब बेसिकली आपका सही बना ही नहीं है, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा, जब कोई प्लान बना ही नहीं तो उसको अपॉइंट कर देंगे। अब एसेट रियलाइजेशन का काम किसके पास होता है, वो लिक्विडेटर के पास होता है, कि सभी जितने भी कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स हैं उनको सिस्टमेटिकली सेल करना है ताकि उनकी मैक्सिमाइज्ड वैल्यू मिल सके। सो एसेट रियलाइजेशन का काम उनके पास है। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो एक स्टैट्यूटरी वाटरफॉल प्रायोरिटी होती है ना, कि इस हिसाब से पैसा दिया जाएगा अपने जो भी प्रायोरिटीज हैं, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसके पास है, दैट इज आल्सो विद द लिक्विडेटर। Further, it's related to IBBI, that is Insolvency and the Bankruptcy Board of India. तो मैं आपको सबसे पहले ना बेसिक बताता हूँ। आईबीबीआई जो है ना वो प्रिंसिपल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी इंसॉल्वेंसी आपका इन बैंक्रप्सी रेजिम है, लाइक कॉर्पोरेट पर्सन्स हो गए, पार्टनरशिप हो गए, इंडिविजुअल्स के लिए जो चल रही है, उनकी इंप्लीमेंटेशन, सुपरविजन, डेवलपमेंट सभी आईबीबीआई के अंडर ही है। और आईबीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको आईबीसी के तहत ही क्रिएट करा गया है। एंड ये फंक्शन करती है अंडर द एमसीए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर ये फंक्शन करती है, राइट। इसके फंक्शंस देखते हैं अभी। सो फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू कि ये रेगुलेट करती है प्रोफेशनल्स को एंड स्टैंडर्ड्स को सेटअप करती है, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, कोड ऑफ कंडक्ट को सेटअप करना है प्रोसीडिंग्स के लिए। एंड ऑडिट कंडक्ट करती है, लाइक इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होते हैं या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं उनकी ऑडिट कंडक्ट करने का काम इनका होता है। और डिसिप्लिन को इंश्योर करना कि जो भी लेट्स से कोई गलत जो होते हैं ना प्रोफेशनल्स, वो ऐसे अपना काम ना कर पाए, उनकी सस्पेंशन करना, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना, वो सारी की सारी पावर्स आईबीबीआई के पास दी गई हैं। सो दैट्स अबाउट द
IBPI, ठीक है? बाकी अब स्टेप्स के बारे में सारी की सारी डिटेल चाहिए तो अगला वीडियो ज़रूर गो थ्रू करना जो पार्ट 2 है CIRP का। मेक श्योर कर लेना कि सीरीज़ का कोई भी वीडियो मिस ना हो। डेली बेसिस पर वीडियो रहता है 9 बजे इवनिंग में, ठीक है? तो डेफिनिटली इसको गो थ्रू करना एंड अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए CIIB का, तो अभी के अभी लिखो CAIIB अपडेट्स। क्या लिखना है आपको? CAIIB अपडेट्स लिखना है, उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 and I'll be sharing all the PDFs and details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.